एक्सपर्ट टॉक सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरुचि है और मैं आज की इवेंट की मॉडरेटर हूँ। इवेंट पर जुड़े सभी पार्टिसिपेंट्स अभी इस सेशन को केवल सुन सकते हैं और सेशन के दौरान आप अपने सवाल टाइप करके हमें भेज सकते हैं। सवाल भेजने के लिए आपको स्क्रीन पे दिए गए चैट के ऑप्शन को प्रेस करना है और अपना सवाल टाइप करके हमें भेजना है और सेशन के बाद हम आपके सवाल एक एक करके आंसर करेंगे। ये इवेंट रिकॉर्डेड है और इसकी रिकॉर्डिंग भी आप सभी के साथ जल्द ही व्हाट्सएप द्वारा शेयर की जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्केट ओवरव्यू और वेल्थ क्रिएशन पर। रिसेंटली हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस भी रिसीव हुए ऑन सिमिलर लाइंस की मार्केट में क्या अभी एंटर करने का सही समय है क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, या अगर मैं वेल्थ क्रिएशन करना चाहती हूँ तो मिड कैप स्मॉल कैप एक अच्छा ऑप्शन है या फिर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट की करें, या फिर अभी बजट 2021 से क्या एक्सपेक्टेशंस है। तो इन सभी कॉमन क्वेश्चंस को आज के हम इस सेशन में आंसर करेंगे। आज का टॉपिक मार्केट ओवरव्यू और वेल्थ क्रिएशन, जैसे मैंने बताया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राहुल सिंह जी, जो कि टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड के CIO यानी कि चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर इक्विटी हैं, वो भी मौजूद हैं। So, with over 24 years of experience, राहुल जी ने टाटा एसेट मैनेजमेंट को अक्टूबर 2018 में एज अ CIO इक्विटी ज्वाइन किया, लीडिंग द फंड मैनेजमेंट एंड रिसर्च टीम। इससे पहले राहुल जी एम्परसैंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स LLP के साथ मैनेजिंग पार्टनर रहे हैं। इन्होंने काफी प्रतिष्ठित फाइनेंशियल कंपनीज जैसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड सिक्योरिटीज और सिटी ग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया के साथ एज अ हेड ऑफ इक्विटी रिसर्च के रूप में काम किया है। राहुल जी इज अ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इन्होंने IIM लखनऊ से MBA इन फाइनेंस किया। तो अब वक्त जाया ना करते हुए मैं राहुल जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें और इस सेशन को आगे लेके जाएं। ओवर टू यू राहुल जी। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू निवेश, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ टाटा म्यूचुअल फंड। मैं तीन चीज़ों पे बात करूंगा। एक तो आज जो हमारे मार्केट में या इकोनॉमी में किस तरीके की इम्प्रूवमेंट हो रही है और कहाँ इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसके बारे में बात करूंगा। दूसरी मैं बात करूंगा वैल्यूएशंस की, क्योंकि सबसे अहम मुद्दा जो आज है कि इस वैल्यूएशन पे हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि सबसे आई थिंक बहुत लोग सरप्राइज हैं कि मार्केट हैज बीन सो स्ट्रांग। तो मैं आपको कुछ उसमें डेटा पॉइंट्स बताऊंगा जिससे कि आपको एक फेयर आइडिया लग जाए। और तीसरी चीज है कि फिर इस मार्केट में किस टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स, और किस तरीके से अपनी पोर्टफोलियो का जो रिस्क है, रिटर्न्स तो अब आ ही रही है पोर्टफोलियो में, लेकिन अब जो जरूरत है पोर्टफोलियो में हमें रिस्क मैनेज करने की, दोनों में फर्क है। और वो मैं थोड़ा आपको तीसरे भाग में समझाऊंगा। तो फर्स्ट पार्ट जो है पहले, जो कि सबसे सिंपल पार्ट ये है कि इकोनॉमी में काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट आ रही है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि इकोनॉमी से ज्यादा इम्प्रूवमेंट जो आ रही है वो जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो टॉप 200 500 कंपनीज हैं, उसमें और भी ज्यादा तेजी से इम्प्रूवमेंट आ रही है। इनफैक्ट बिफोर आई टॉक अबाउट दैट, एक चीज जो कि हमेशा से एक क्वेश्चन रहा है सबके दिमाग में कि मार्केट और इकोनॉमी के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। ये GST के टाइम से मैं सुनता आ रहा हूँ। आई थिंक उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि GST डिमोनेटाइजेशन, GST और कोविड के दौरान हुआ क्या है कि जो टॉप 200 कंपनीज हैं इंडिया में, जो BSE 200 इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं, या BSE 500, ये कंपनीज जो हैं मार्केट शेयर ले रही हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, इनफॉर्मल सेक्टर से। एंड डिमोनेटाइजेशन, GST और कोविड, ये सारी जो 3-4 इवेंट साथ में हुई हैं, और NBFC क्राइसिस, ये जो 4 इवेंट्स हुई हैं, इसमें ये ट्रेंड और भी बढ़ा है। तो मैं आपको एक डेटा पॉइंट इसमें देता हूं कि सितंबर क्वार्टर में, लास्ट सितंबर क्वार्टर में BSE 200 कंपनीज की जो प्रॉफिट्स थी वो 16% बढ़ी पिछले साल के मुकाबले, डिस्पाइट बीइंग इन द मिडल ऑफ कोविड इन सितंबर क्वार्टर।
और इकोनॉमी डीग्रो की 10-12% से। सो आप देख सकते हैं कि इकोनॉमी 10% से डिक्लाइन हुई है, बट ये प्रॉफिट्स ऑफ BSE 200 कंपनीज हैज ग्रोन बाय 16-17% in the same quarter. So clearly there is a benefit which comes because ये जो companies हैं, ये companies ने cost cut किए हैं, कुछ तो लोगों ने estimates काफी कम कर दी थी, और जो actual reality है वो इतनी बुरी नहीं है, especially in banking sector. तो हुआ क्या है कि ये सब को अगर हम मिला के देखें तो BSE 200 कंपनीज की जो प्रॉफिट एस्टिमेट थी वो अब काफी तेजी से बढ़ रही है नेक्स्ट ईयर के लिए, फिस्कल 22 के लिए। वो इसीलिए क्योंकि जो कंपनीज ने जो कॉस्ट कटिंग की या जो अपने बिजनेस को चेंज किया, या कुछ सेक्टर ने तो एक्चुअली बेनिफिट किया है कोविड से, जैसे IT, फार्मा, और कुछ सेक्टर्स में एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी ने काफी नेगेटिव व्यू लिया, और वो व्यू इतना नेगेटिव नहीं निकल के आ रहा है, जैसे कि फाइनेंशियल सेक्टर में। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इन चीजों का ये है कि ये मार्च क्वार्टर खत्म होते होते तक मुझे लगता है कि जो हमारी BSE 200 की EPS या प्रॉफिट एस्टिमेट थी, कंबाइंड प्रॉफिट एस्टिमेट फॉर BSE 200 कोविड के पहले, वो मुझे लगता है कि अब शायद हम वहीं तक पहुंच जाएं। इसका मतलब कि सारा जो कोविड का सिचुएशन है उससे फिस्कल ईयर 22 की प्रॉफिट की एस्टिमेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट अपने आप में, और ये ऐसा होता हुआ दिख रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सितंबर क्वार्टर में तो अब कंपनीज सरप्राइज किया, इवन दिसंबर क्वार्टर में इट इज हैपनिंग, इवन वेल कवर्ड कंपनीज, IT सर्विसेज कंपनीज, दे आर बेनिफिटिंग फ्रॉम कॉस्ट कट्स and also managing the business much more efficiently as compared to what they were doing before COVID. So if you look at next year ki profit estimates, jo if you increase the, if you take the benefit of the I think किसी का मैसेज है कि I am not audible. Am I audible properly? जी, आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। Okay. तो नहीं, किसी का मैसेज था कि आवाज बढ़ाने के लिए। तो सो ये जो प्रॉफिट एस्टिमेट जो बढ़ के आगे होगी, उस पे अब हमें ये देखना है कि उसमें कोई, मुझे नहीं लगता उसमें कोई रिस्क है। आई थिंक इकोनॉमी में काफी रिकवरी आ रही है। जो पहले शुरू हुआ था IT और फार्मा सेक्टर से, वो अब स्प्रेड होके मैन्युफैक्चरिंग, कंजम्पशन और फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर में भी अब हमें होता हुआ दिख रहा है। अब जो हमें देखना है कि ये जो वैल्यूएशंस हैं, जो कि मेरा दूसरा भाग था जिसके बारे में मैंने बोला आपसे बात करूंगा, कि उसमें हमें क्या लगता है क्या हो सकता है, और क्या अभी बहुत ज्यादा रिस्क है, या मार्केट फेयर वैल्यू पे है, या अंडरवैल्यूड है। अंडरवैल्यूड तो बिल्कुल ही नहीं है। तो उसमें मैं आपको 2-3 डेटा पॉइंट दूंगा। एक तो ये कि जो आपकी जो वैल्यूएशंस आज के दिन में हमें दिख रही हैं, 20 टाइम या 21 टाइम निफ्टी, एक साल फॉरवर्ड का FY 22 के ऊपर अगर हम पी देखें तो करीबन हम 21 टाइम पे ट्रेड कर रहे हैं। तो ये 21 टाइम अगर हम 10 साल की हिस्ट्री से कंपेयर करें तो ये 21 टाइम करीबन 15% ज्यादा है हिस्टोरिकल एवरेज से। तो ये वैल्यूएशन अब हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से 15% हायर है। लेकिन एक चीज जो चेंज हुई है, जिसकी वजह से हमें 10-15% हायर वैल्यूएशन एक्सेप्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, इसकी इंटरेस्ट रेट्स कम हो गई हैं। इंटरेस्ट रेट्स अगर 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देखें या ग्लोबल इंटरेस्ट देखें तो करीबन 1 से 1.5% से इंटरेस्ट रेट कम हुआ है। और इक्विटी वैल्यूएशन और इंटरेस्ट रेट का उल्टा रिलेशनशिप होता है, विच मीन्स दैट जब इंटरेस्ट रेट गिरती है और जब रिस्क फ्री रेट या गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड्स, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स गिरती हैं, तो उससे क्या होता है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी गिरती है। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी और पी रेशियो का इनवर्स रिलेशनशिप होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज लाइक डिस्काउंटिंग रेट। तो अगर आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी 1-1.5% से गिरी है, समझिए 11% थी, वो 10% हो गई है, वो डिनोमिनेटर में रहती है, तो वो पी रेशियो आपकी कम से कम 10% बढ़नी चाहिए। तो मुझे लगता है कि 10 से 15% इंक्रीज इन पी रेशियो जो है वो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ग्लोबल यील्ड और डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड गिरी है, और मुझे लगता है ये रहने वाली है, नीचे ही रहने वाली है। 1-2 रिस्क हैं जो कि मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन अगर नीचे रहेंगी तो 10 से 15% वैल्यूएशन ऊपर सस्टेन हो सकता है।
इसका मतलब क्या है कि अगर हमने वो ले भी लिया, अपने अर्निंग्स रिकवरी ले ली और 10-15% हायर वैल्यूएशन ले लिया, तो भी हम 14,500 पे आसपास जो निफ्टी है या 49-50,000 के आसपास जो सेंसेक्स है, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि मार्केट अब फेयर वैल्यू पे पहुंच गई है। अब फेयर वैल्यू पे पहुंचने का ये मतलब नहीं है कि हम एकदम से प्रॉफिट बुक करें और आर्बिट्राज फंड में चले जाएं या लिक्विड फंड में चले जाएं। नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट हमें ये देखना चाहिए कि जो इंडिया में हो रहा है वैल्यूएशन, वो केवल इंडिया में नहीं हो रहा है, वो पूरे इमर्जिंग मार्केट्स में हो रहा है। इमर्जिंग मार्केट जो एक एसेट क्लास होती है कंपेयर टू द वर्ल्ड, वो यूएस मार्केट्स को अंडर परफॉर्म की थी पिछले 10 साल। अब क्या हो रहा है कोविड के बाद कि यूएस मार्केट्स में फिस्कल डेफिसिट इज नाउ 15-20% ऑफ जीडीपी, और वहां पे अब काफी प्रेशर है डॉलर पे। और जब डॉलर पे प्रेशर आता है और इमर्जिंग मार्केट्स में आप देखेंगे कि चाइना का भी मैं डेटा देख रहा था, चाइना का जीडीपी ग्रोथ रेट 2020 में 2.3% था, नेगेटिव नहीं था। तो इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं और जो ग्लोबल मार्केट डेवलप्ड मार्केट्स हैं, इमर्जिंग मार्केट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कोविड के दौरान। एक ये भी था कि कोविड ज्यादा इन्फेक्शन रेट ज्यादा फैली नहीं एशिया में, इंडिया को छोड़ के। इंडिया में भी तो अब कंट्रोल में आ गया है। सो फिस्कल डेफिसिट जो इमर्जिंग मार्केट में था वो इतना बड़ा नहीं, विच मीन्स अगर डॉलर का फिस्कल डेफिसिट बढ़ा तो डॉलर विल कम अंडर प्रेशर, और जब डॉलर प्रेशर में आता है तो एफआईआई फ्लोज इंडिया में या इमर्जिंग मार्केट्स में बढ़ जाती हैं, और वो बढ़ी हुई रहेंगी बिकॉज डॉलर पिछले 7-8 साल से स्ट्रांग रहा है, और अब मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल डॉलर जो है वीकनिंग वीकनिंग ट्रेंड पे रहेगा, जिसकी वजह से इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आ सकती हैं। और इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज आएंगी तो इंडिया में भी फ्लो आएंगी, क्योंकि इंडिया का 9% एमएससीआई में वेटेज है। रिस्क क्या है इंडिया को कि इंडिया में अगर क्रूड प्राइस बढ़ गई, सबसे बड़ा रिस्क इंडिया का है क्रूड प्राइस बढ़ना, बिकॉज क्रूड प्राइस बढ़ेगी तो इंडिया की जो रिलेटिव पोजिशनिंग है वो वीक हो जाती है, और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया की जो रैंकिंग है वो कम हो जाती है। तो ये इस पे हमें ध्यान रखना है कि उसकी वजह से जो है एक नेगेटिव सेंटिमेंट आ सकता है। बट उसके अलावा मुझे लगता है कि इमर्जिंग मार्केट्स में जो फ्लोज आ रही है उसमें इंडिया को उसका शेयर मिलता रहेगा। इंडिया का वैल्यूएशन प्रीमियम जो है वो करीब 50% है कंपेयर टू अदर इमर्जिंग मार्केट्स। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो 40-45% हमेशा रहा है। तो अगेन बहुत ज्यादा नहीं है और कम तो नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट अभी मुझे लगता है कि एक फेयर वैल्यू वाली जोन में पहुंच गई है। यहाँ से आपको इक्विटी में करीब 10-11% रिटर्न मिलेगी, जो आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है उतनी रिटर्न मिलेगी। क्योंकि अर्निंग्स में मुझे रिस्क नहीं लग रहा है। अर्निंग अगर अगर और भी सरप्राइज करती है तो आपको 15% रिटर्न भी मिल सकती है, लेकिन आपको प्रिपेयर करना चाहिए कि इक्विटी में करीबन 10% के आसपास एक साल में रिटर्न मिले। तो इस माहौल में हमें क्या करना चाहिए, जो कि मेरा तीसरा भाग था मेरी मेरी टॉक का, कि इस माहौल में जबकि मार्केट करीबन फेयर वैल्यू पे पहुंच गई है, कुछ रिस्क पॉजिटिव हैं, कुछ रिस्क नेगेटिव हैं। पॉजिटिव रिस्क ये है कि अगर अच्छा बजट आया और इन्वेस्टमेंट साइकिल रिकवर हुई, रियल एस्टेट रिकवर हो रही है, तो ये सब एक इन्वेस्टमेंट साइकिल और रियल एस्टेट रिकवरी की वजह से जो रैली आ सकती है उन स्टॉक्स में जो कि पिछले 7-8-10 सालों से, या उस सेक्टर्स में जो पिछले 7-8-10 सालों से नहीं चले, तो वो उसमें एक अलग टाइप का रिटर्न आ सकता है और रिटर्न सस्टेन कर सकती है। उसमें ये हो सकता है कि आपकी इंडेक्स नहीं चले, हो सकता है कि इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स में हैवी वेट्स अब ऐसे हैं जो कि फेयरली वैल्यूड हैं, और जो पिछले 10 साल में अच्छा किए वही उन्हीं का इंडेक्स में वेटेज जाता होता है। तो इसमें मुझे लगता है कि आपका ध्यान इंडेक्स से हटा के आपको मिड एंड स्मॉल कैप और मल्टी कैप टाइप ऑफ फंड्स में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। मुझे लगता है कि इस माहौल में, और जब की थोड़ी वॉलेटिलिटी, जब आपकी वैल्यूएशन फेयर वैल्यू पे पहुंच जाती है तो कुछ दिनों तक अप डाउन चल सकता है। कुछ दिनों तक मार्केट इसी वैल्यू के इर्द गिर्द घूमते रहेगी और +5% -5% ये वॉलेटिलिटी रह सकती है। तो इस माहौल में मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिस्क रिड्यूस करके, अगर सपोज किसी इन्वेस्टर का या आपका 100% इक्विटी में है, तो मुझे लगता है डेफिनेटली 1/3 आपको उसमें से रिस्क रिड्यूस करके आपको ऐसी कैटेगरी में आ जाना चाहिए जहां पे कि रिस्क कम हो,
और बाकी आपको 60-70% आप इक्विटी में रह सकते हैं। तो रिस्क कहाँ कम कर सकते हैं आप? रिस्क कम करने के लिए जो एक कैटेगरी ऑफ फंड जिसका कि मैं खुद काफी बड़ा फैन हूँ और खुद मेरी पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स भी वहां पे करीबन 30-40% उस कैटेगरी में रहती है हमेशा, वो है बैलेंस एडवांटेज फंड। आई थिंक बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे हम डायनेमिकली एसेट एलोकेशन करते हैं और वैल्यूएशन देख के हमारी इक्विटी एलोकेशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड जो है वो करीब 40% था इक्विटी में मार्च में, जब करेक्शन शुरू हुई मार्च 15 तक। फिर हम 60% मार्च एंड में गए, 75% मई में गए, और अब हम वापस कम करते करते हम 45% तक पहुंच चुके हैं। तो ये जो वैल्यूएशन देख के और मार्केट का मोमेंटम एंड टेक्निकल इंडिकेटर देख के जो हम मॉडल मैनेज करते हैं, ये बहुत ही एक क्रिटिकल पार्ट है हर इन्वेस्टर के लिए। एक ऐसा फंड रखना जहां की उसको खुद रोज ये चिंता न करना पड़े कि मैं कब प्रॉफिट बुक करूं, कब इक्विटी में से डेट में जाऊं और कब मैं ये करूं, क्योंकि वो हमेशा हम परफेक्टली टाइम नहीं कर सकते। इसीलिए आपका 30 से 40% इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि इस मार्केट में, जबकि फेयर वैल्यू के हम आसपास पहुंच गए हैं, उस कैटेगरी में रहना चाहिए। एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि ऑल्सो जो रिटर्न्स आएंगी अब आगे, हालांकि इक्विटी में मुझे 10-11% रिटर्न ही दिखती है, बट मुझे लगता है कि कुछ सेक्टर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा और मिड एंड स्मॉल कैप सेक्टर यहाँ से अब ज्यादा अच्छा करेंगे। और इसीलिए मेरा जो एडवाइस ये रहा है कि एक तरफ तो आप थोड़ा रिस्क कम करें और दूसरी तरफ स्टैगर्ड तरीके से वॉलेटिलिटी का एडवांटेज लेते हुए आप मिड स्मॉल कैप मल्टी कैप कैटेगरीज में इन्वेस्टमेंट्स धीरे धीरे करके बढ़ाएं, बिकॉज अगले 1-1.5 साल 2 साल में रिटर्न्स की पोटेंशियल जो है वो उस कैटेगरी से ज्यादा है। एक्चुअली बहुत सिंपल सी चीज ये है कि जब इकोनॉमी रिकवरी होती है, फुल टाइम इकोनॉमिक रिकवरी होती है या इन्वेस्टमेंट साइकिल रिकवर होता है, इंटरेस्ट रेट स्लो होती हैं, तब मिड एंड स्मॉल कैप नेचुरली अच्छा करती है। आप 2017 का टाइम देख लीजिए, जब लिक्विडिटी वाज एम्पल, NBFCs were doing well, funding was easily available, that is the time when mid and small cap. Now वो तो एक अलग फ्रेंजी हो गया था, यूफोरिया हो गया था उस समय। मिड कैप valuation was 70-80% premium to large cap. Today mid cap valuation is only 10-12% premium to large cap. So आप देख सकते हैं कि अभी इस माहौल में हमें मिड एंड स्मॉल कैप से दूर नहीं भागना चाहिए। आई थिंक मिड एंड स्मॉल कैप में इनफैक्ट एक्सपोजर धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए, और दूसरी तरफ हमें जो लार्ज कैप है वहां से मूव करके, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट पे थोड़ी रिस्क तो रहेंगी। जैसा कि मैंने बोला, क्रूड प्राइस एक रिस्क है, डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गई इंडिया में तो इंटरेस्ट रेट, जो आज हम बात कर रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो गई है इसलिए वैल्यूएशन 10-15% बढ़ गई है, वो इंटरेस्ट रेट अगर वापस से बढ़ गई 1% या आधा 1%, तो वो वैल्यूएशन की जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है। तो मेरा यही मानना है कि अब जो है हमें मार्केट में अगर आपको 10% से ज्यादा रिटर्न बनाना है इक्विटी में, तो आप ये 2 चीजें करनी होगी। एक तो आपको वॉलेटिलिटी का एडवांटेज लेना होगा, जो भी अगर शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी आती है वो आप तभी कर सकते हैं जब आप बैलेंस एडवांटेज फंड में रहें। और दूसरा, जो रिटर्न्स आपको एक्स्ट्रा रिटर्न्स बनाने हैं वो आपको मिड स्मॉल कैप, इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्मा, ये 3-4 एरियाज में ही बनी। और मेरा एडवाइस यही रहा है कि आपको इस टाइप की डुअल स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप 10-11% से संतुष्ट हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि संतुष्ट रह भी सकते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट 5%, ट्रिपल ए बॉन्ड में अगर आपको 5-5.5% आज के दिन में रिटर्न मिल रहा है, ट्रिपल ए बॉन्ड फंड में, बैंकिंग PSU डेट फंड वगैरह में, लिक्विड फंड में 3.5-4% बन रहा है, आर्बिट्राज में 4-4.5% बन रहा है, तो इक्विटी में अगर 10% बने तो ये कम रिटर्न नहीं है। लेकिन अगर 15-20% ऑफ आपकी पोर्टफोलियो को अगर आपको डिप्लॉय करना है मिड स्मॉल कैप में, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, फार्मा फंड में, तो आपको जरूर करना चाहिए, बिकॉज वहां आपको 15 से 20% रिटर्न मिल सकती है। तो ये मैं नहीं बोलूंगा कि आप सारा का सारा मूव कर दीजिए इन फंड्स में, बट
मेरे हिसाब से जो आइडियल एलोकेशन होनी चाहिए एवरेज इन्वेस्टर के लिए, जिसका कि रिस्क एपेटाइट एवरेज है और लेट्स से बहुत कंजर्वेटिव या बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, उसके लिए मुझे लगता है 30 से 40% बैफ में होना चाहिए, अनदर 30-40% मल्टी कैप फंड में होना चाहिए, और बाकी जो 20% बचते हैं उसमें आप कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉल कैप एंड सेक्टर फंड्स रखना चाहिए। ये मिक्स होना चाहिए आपका हमेशा। ये आज के लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन आज के लिए बहुत ज्यादा वैलिड भी है, लेकिन ऐसे भी मुझे लगता है कि ये एक काफी स्टैंडर्ड टेम्पलेट है जो मैंने खुद पर्सनली काफी फायदेमंद पाया है। So this is what I wanted to cover. And इसके अलावा अगर आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी सवाल हैं, अब मैं उसे एड्रेस कर सकता हूँ। जी, थैंक यू फॉर द सेशन सर। और मैं अपने सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप हमारे साथ कनेक्ट करके कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो आप अपने चैट के ऑप्शन के थ्रू हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और हम एक एक करके क्वेश्चंस आपके आंसर करेंगे। और इस सेशन में क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे साथ हमारी कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स मिस्टर मुनीश चौहान जी भी जुड़े हुए हैं। तो मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगी। काफी इंफॉर्मेटिव सेशन था। जब तक सर और कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, बट कुछ बहुत से क्वेश्चन मतलब कॉमन क्वेश्चन आज के लिए आते हैं कि हम देख रहे हैं कि एफपीआईज का काफी पैसा इंडियन मार्केट में आ रहा है, करीबन 2 लाख करोड़ ऑलरेडी आ चुका है। तो हम ये ट्रेंड कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये ट्रेंड मुझे लगता है चलेगा, काफी दिन चलेगा, क्योंकि जैसा मैंने बोला, इसका जो मुख्य कारण है वो ये है कि डॉलर के प्रति जो एक स्ट्रेंथनिंग वाली जो ट्रेंड थी डॉलर की पिछले 10 साल में, मेरे ख्याल से 2010 से 2020 तक जो एक तरफा डॉलर स्ट्रेंथन हुई है, वो अब रिस्क उस पर काफी आ गया है। क्यों? क्योंकि एज अ इकोनॉमी सबसे ज्यादा हिट अगर कोविड का आया है तो यूएस इकोनॉमी पे आया है। यूएस की फिस्कल डेफिसिट मैं आपको अगर बताऊं तो पिछले साल मतलब 2020 जो कि खत्म हो गया, करीब 15% फिस्कल डेफिसिट, और अगले साल जो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी अनाउंस की है पैकेज, उसके हिसाब से मेरे कैलकुलेशन में करीब 10 से 12% फिस्कल डेफिसिट वापस आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि 25 से 30% जो है फिस्कल डेफिसिट केवल 2 साल में, तो आप ऐसे समझिए कि एज अ कंट्री अगर आपने सडनली 30% एक्स्ट्रा डेट ले लिया तो आपकी करेंसी तो डिवैल्यू, मतलब रिस्क तो उस पर बढ़ ही गया है। और ये जो FIIs, बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि पिछले 3-4 महीने में इतने फ्लोज क्यों आए। उसका कारण यही रहा है क्योंकि FIIs और हम लोग क्या हैं, हम लोग एक टाइनी ड्रॉप इन द ओशन। FII की जब फ्लो आती है या जो फॉरेन कैपिटल जब मूव करता है, क्योंकि पिछले 10 साल में जिस तरीके का फॉरेन कैपिटल क्रिएट हुआ है, जिस तरीके की प्रॉफिट्स पे लोग बैठे हैं यूएस मार्केट्स में, उसका अगर 1-2% भी मूव करता है इमर्जिंग मार्केट्स में तो वो बहुत बड़ा नंबर है। और हर साल 1-1% भी मूव करेगा तो हमें ये फ्लोज कंटिन्यू कर सकती है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये हर महीने आफ्टर महीने आपको आते रहेगा। 1-2 महीने बीच में 2-3 महीने में आपको ऊपर नीचे भी होगा, तो हमें उस वॉलेटिलिटी को ध्यान में रखना है, क्योंकि अब हमारी वैल्यूएशन जो है थोड़ी फेयर, हर चीज एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती है, तो आपको बीच में जरूर आपको उसमें करेक्शन आएगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि ये 3-4 साल का ट्रेंड है, ये जो एक तरीके से मैं बोलूंगा कि अगर आप 2004 से 2008 का टाइम याद रखें तो उस समय भी यही हुआ था। डॉलर वीक हो रही थी और रुपी मुझे याद है 40 तक चला गया था, फ्रॉम 48, एंड 2007-8 में इट रिजल्टेड इन अ ह्यूज बबल। अभी हम उस सिनेरियो से काफी दूर हैं, मैं ये बोलूंगा। तो अभी तो वो जर्नी शुरू हुई है। बबल तब बनता है जब मिड एंड स्मॉल कैप
70-80% लार्ज कैप के प्रीमियम पे चले जाएं। अभी तो 10-15% प्रीमियम हुआ है। बबल तब बनता है जब रूपी स्ट्रॉन्ग सडनली अप्रिशिएट करे। आज 73-70 पे, कल कि आप जितने भी इक्विटी में प्रॉफिट है सब बुक करके आप लिक्विड फंड में आ जाइए। अभी वो समय नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिस्क रिड्यूस करना चाहिए जैसा मैं। ठीक है सर। इसी से मद्देनजर सर एक और क्वेश्चन, आपने यूएस इकोनॉमी के बारे में बोला और फिस्कल डेफिसिट बढ़ने की भी बात करी तो आपको क्या लगता है कि यूएस में इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, और अगर वहां पे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसका इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है एक्चुअली, क्योंकि अगर कुछ कोई एक चीज है जो सारे पूरे वर्ल्ड में इक्विटी वैल्यूएशंस को नीचे ले जा सकती है, वो है यूएस इन्फ्लेशन एंड यूएस इंटरेस्ट रेट्स। क्योंकि उससे यूएस मार्केट्स तो नहीं बच पाएगी, हम भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन उससे ये जरूर होगा कि एक 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 कुछ दिनों का शॉक लग सकता है या कुछ महीनों का उसमें शॉक लग सकता है। लेकिन उसके बाद जो अंडरलाइन ट्रेंड है कि डॉलर वीकनिंग होगा, वो उससे चेंज नहीं होगी। लेकिन हाँ, बीच में शायद करेक्शन 5-10% करेक्शन की बजाय हो सकता है 15-20% करेक्शन हो जाए, अगर वो चीज होती है तो। वो क्यों हो सकती है? वो इसलिए हो सकती है कि अगर जैसे समर में यूएस में अगर रिकवरी आ जाए, इकोनॉमिक रिकवरी आ जाए, और तब तक वैक्सीन, बेसिकली रिकवरी आएगी जब वैक्सीन सक्सेसफुल होगा तभी। और बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ गई और रिजर्व और वहाँ की फेडरल रिजर्व को अगर इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ गया या क्यूई प्रोग्राम को बंद करना पड़ गया, तो एक रिस्क खड़ा हो जाता है मार्केट्स के लिए। तो ये मुझे लगता है कि ये हमें ध्यान देना पड़ेगा विंटर, वहाँ की विंटर के बाद, या जब 3-4 महीने निकल जाएं वैक्सीन के और वहाँ पे अगर वैक्सीन इन्फेक्शन रेट कम होने लगे, तो उसमें मुझे लगता है 3-4 महीने का, 2-3 महीने का टाइम तो है। सो वी हैव टू बी केयरफुल। बट उसमें ये मैं बोलूंगा कि अगर वो इवेंट होती है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक तो डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, क्रूड प्राइस, दूसरा एक रिस्क अच्छा हुआ आपने यूएस मार्केट्स के बारे में पूछ लिया, क्योंकि ये सब रिस्क मार्केट में रहेंगी इस वैल्यूएशन में, और वॉलेटिलिटी रहेगी। वॉलेटिलिटी किसी भी कारण से आ सकती है, डोमेस्टिक कारण से या ग्लोबल कारण से। तो हमें उससे प्रोटेक्ट करना है अपनी पोर्टफोलियो को। अभी जिस प्रॉफिट पे हम बैठे हैं उसमें हमें कुछ हद तक, जितनी हद तक हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सारा का सारा, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि सारा का सारा आप इक्विटी में प्रॉफिट बुक करके, अभी वो टाइम नहीं आया है। लेकिन हाँ, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूं तो 40% जो आज इक्विटी में है, वो मैं बैलेंस एडवांटेज फंड में तो बिल्कुल ही ट्रांसफर करना चाहिए। उतना तो आई थिंक उतना रिस्क कम करना तो काफी जरूरी है अभी। जी सर, आपने बीच में ये कवर किया कि अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो ज्यादातर स्टॉक फेयरली वैल्यूड हैं, यू नो, बट अगर हम कॉर्पोरेट्स की अर्निंग की बात करें, यू नो, हम लोग ये देख रहे हैं कि कॉर्पोरेट्स बहुत बुलिश नहीं है इन टर्म्स ऑफ, स्पेशली ऑन द इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत स्पेंडिंग हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बट we don't see कि any investment is being done by corporates, especially on the capex side, to increase their capex. So from where we will get more running? तो ये चेंज हो रहा है। आई थिंक आपकी बात सही है, क्योंकि पिछले 8-10 साल में इन्वेस्टमेंट साइकिल रिकवर नहीं हुआ है, एंड प्राइवेट सेक्टर तो बिल्कुल भी नहीं, और हाउस होल्ड सेक्टर भी नहीं। हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में रिकवरी आ रही है क्लियरली, जेन्युइन डिमांड की वजह से, लो इंटरेस्ट रेट की वजह से, और लो प्राइसेस की वजह से, डिस्काउंट्स, और कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने स्टैम्प ड्यूटी भी कम किया है। तो हाउस होल्ड कैपेक्स तो रिकवर हो रहा है,
रही बात प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की, तो इसमें छोटे सिरे से ही काम शुरू होगा। इसमें कोई बड़ी कैपेक्स, अब जैसी इंडिया में 2005 टू 8 में पावर और मेटल्स में बहुत कैपेक्स हुआ था, उस टाइप का कैपेक्स तो नहीं होगा। अब कैपेक्स होगा जो ब्राउन फील्ड कैपेक्स, जैसे सीमेंट कंपनीज ने काफी अनाउंस किया है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मेरे हिसाब से काफी काफी सक्सेसफुल रहा है। काफी अर्ली सक्सेस इज वेरी वेरी इनकरेजिंग। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि मेक इन इंडिया, जो कि केवल एक स्लोगन रह गया था, फाइनली मेक इन इंडिया का जो बेनिफिट या जो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट जो दिख रहा है, वो अभी पीएलआई स्कीम की वजह से दिख रहा है जी। सो पीएलआई स्कीम में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है कि ये स्कीम से हम बड़ा स्केल क्रिएट कर सकते हैं और ये स्कीम हम और एक्सपैंड करेंगे। सो जहां तक मुझे मालूम है, आई थिंक ये और एक्सपैंड होने वाला है। और इसके साथ साथ कुछ और चीजें जैसे कि डेडिकेटेड इकोनॉमिक जोन्स वगैरह की भी बात चल रही है। तो ये सब में वक्त लगता है। ये सब 6 महीने में, 3 महीने में ये सब नहीं हो सकती। ये सब 3, 4, 5 साल की काइंड ऑफ फिनोमिनन है। लेकिन ये जो अपॉर्चुनिटी इंडिया को मिली है, ये अपॉर्चुनिटी हमें लगता है कि मतलब पहली जो अपॉर्चुनिटी आई थी इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स की, वो 2000 से 1990 टू 2010, वो तो हमने मिस कर दी। अब ये जो अपॉर्चुनिटी आई है हमें चाइना से मार्केट शेयर लेने की, ये एकदम गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है। एंड थैंकफुली दिस टाइम द गवर्नमेंट इज अलर्ट एंड दे रियलाइज कि हाँ, दिस इज अ गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी। सबसे बड़ी बात वही है कि अपॉर्चुनिटी रियलाइज हुई है एंड आई थिंक अर्ली सक्सेस भी मिल रहा है। एंड फ्रैंकली ग्लोबली ऑल्सो कंपनीज ऑल्सो वांट टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम चाइना। सी, अगर इंडिया में प्रॉब्लम क्या रही है हमेशा, क्लियरेंस, कॉस्ट ज्यादा है चाइना से। अब वर्ल्ड में लोग 10% हायर प्राइस पे लेंगे, इंडिया से ले लेंगे। पहले वो बिल्कुल लेने को तैयार नहीं थे, उनको चाइना ही चाइना चाहिए। अब क्या है, एक माहौल बन गया है कि नहीं, चाइना से हमें डाइवर्सिफाई करना है। भले ही प्राइस शुरू के 2-3 साल में 5-10% हायर रहे चाइना के प्राइसेस से, उससे फर्क नहीं पड़ता। सो ये बहुत ही क्रिटिकल टाइम है वर्ल्ड डायनेमिक्स में। एंड इसका फायदा अगर हमने उठा लिया ठीक से, तो ये 5-10 साल इसका हमें फायदा मिलते रह सकता है। तो आई थिंक दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एंड आई एम ऑप्टिमिस्टिक दैट भले ही बड़ा कैपेक्स नहीं हो जैसे कि स्टील प्लांट में होता है या पावर प्लांट में होता है, भले ही हम असेंबली लाइन लगाएं मोबाइल फोन बनाने के लिए, लेकिन एक बार लगाएं तो सही। एक बार अगर आप 10 मिलियन फोन बनाने लगेंगे तो आपका बैकएंड में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। फिर वो चिप्स, फिर धीरे धीरे वो इकोसिस्टम बनेगा। तो so I think that opportunity is there. We have to start somewhere. एंड उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारी कंपनीज हैं, जो कैपिटल गुड्स कंपनीज हैं, उनको भी धीरे धीरे उनकी ऑर्डर बुक भी बढ़ रही है। मैंने देखा है कुछ कंपनीज ऑलरेडी बात कर रहे हैं कि उन्हें ऑर्डर्स मिलने शुरू हो गए हैं। अगेन, ये ऑर्डर्स 1000 करोड़ और 10,000 करोड़ वाले ऑर्डर नहीं होंगे जो कि पहले होते थे, लेकिन ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। राइट, थैंक यू। एंड आपको क्या लगता है कि कौन से सेक्टर्स अभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव, और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिनसे अभी हमें एग्जिट करना चाहिए? सी अपॉर्चुनिटी मेरे ख्याल से काफी ज्यादा जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और फार्मा में है, और हेल्थ केयर। फार्मा हेल्थ केयर एक साथ ही आप समझ लीजिए। डिजिटल में भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन डिजिटल मतलब आईटी सर्विसेज, आईटी सेक्टर में भी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वैल्यूएशंस थोड़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं। तो यहाँ से आपको बहुत सिग्निफिकेंटली हायर रिटर्न्स नहीं मिलेंगी। जैसी मार्केट रिटर्न्स मिलेंगी वैसी वहाँ भी मिलेंगी। मुझे लगता है कि फार्मा और इंफ्रास्ट्रक्चर अगले 2-3 साल के लिए अभी भी इंटरेस्टिंग लगता है। दूसरा जो सेक्टर अवॉइड करना चाहिए, आई थिंक होता क्या है कि अगर आप देखें 2015 से 2020, तो आईटी सेक्टर वाज नॉट डूइंग वेल, फार्मा वाज नॉट डूइंग वेल,
बैंकिंग सेक्टर वाज स्ट्रगलिंग, तो उसकी वजह से एफएमसीजी एंड कंज्यूमर सेक्टर काफी एक्सपेंसिव हो गया क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स नहीं थे। Now what is happening is that अगर हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्लिकल सेक्टर्स वापस आती है और उसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और बैंकिंग सेक्टर रिकवर हो रही है, तो ऑटोमेटिकली जो है स्केर्सिटी वैल्यू जो होती है एक एफएमसीजी और कंज्यूमर सेक्टर की, वो कम हो जाएगी। कंपनीज में कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं कि कंपनीज की अर्निंग्स डिक्लाइन होगी, ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन एक वैल्यूएशन के हिसाब से अब रिस्क रिवॉर्ड जो है थोड़ा अनफेवरेबल हो गया है कंज्यूमर सेक्टर, तो वहां से मुझे लगता है वहां पे थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। ओके सर, एक क्वेश्चन आ रहा है कि आईटी सेक्टर में कि हमने पिछले कुछ टाइम में ये ट्रेंड देखा है कि आईटी में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है उन्होंने वेल्थ क्रिएट करके दिया है रादर देन सर्विस बेस्ड आईटी कंपनीज में, तो आपका क्या व्यू है इस बारे में? नहीं, ऐसा तो मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन कुछ प्रोडक्ट कंपनीज ऑब्वियसली हैव डन बेटर। इंडिया में अपॉर्चुनिटीज उस टाइप की कम है, लेकिन आईटी सर्विसेज कंपनी अगर मैं टीसीएस, इन्फोसिस और बाकी कंपनीज को देखूं तो मैंने अभी मेरे पास एग्जैक्ट एनालिसिस तो नहीं है, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो आईटी सर्विसेज कंपनीज हैं इंडिया की, उनके पास अभी बहुत मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरीके से सारी ग्लोबल कंपनीज अपने आप को डिजिटलाइज कर रही हैं, और जिस तरीके से ये कंपनीज जो अपनी हमारी बड़ी कंपनीज हैं, इन लोगों ने पिछले 3-4 साल अपना स्पेंड किया है टू बिल्ड डिजिटल कैपेबिलिटीज। आई थिंक ऑल दैट इज नाउ coming to use. So I don't agree that product companies में ही ज्यादा potential है, product companies में risk भी ज्यादा होता है। So I think IT services companies में काफी stability है and काफी मतलब उनका market share जिस तरीके से इन लोगों ने अभी काम करना शुरू किया, और स्पेशली लास्ट दो क्वार्टर में जिस तरीके का इनको ऑर्डर्स आ रहे हैं ग्लोबली, एंड अगर आप टीसीएस की बातें सुने या इन्फोसिस की बातें सुने, तो जिस तरीके की इनकी एक्सपेक्टेशन है कि ये तो मल्टी ईयर ट्रेंड है, मैं समझूंगा कि ये सेक्टर हमेशा ये पिछले अगले 2-3 साल में काफी अच्छा कर सकती है। वैल्यूएशंस बढ़ गई हैं, वो अलग बात है, तो हो सकता है करेक्शन आए तो अपॉर्चुनिटी फिर से एंट्री की मिल सकती है, लेकिन ये सेक्टर में जैसे हम सारे फंड्स में हम लोग इक्वल वेट या स्लाइटली अंडर वेट ही हैं, इसमें हम लोग ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमारे पास हमने ये सेक्टर पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। थैंक यू सर। एक क्वेश्चन एक्चुअली डेट मार्केट से रिलेटेड आया है कि कुछ टाइम पहले हमने फ्रैंकलिन म्यूचुअल फंड का ये डेट क्राइसिस देखा, तो डू यू सी इस तरह का कुछ और क्राइसिस कुछ दूसरी एमसीज या ओवरऑल डेट मार्केट में अभी आ सकता है? हाँ, डेट मार्केट्स का मैं तो आई एम नॉट दी एक्सपर्ट, बट जहां तक मैं देख रहा हूँ, जो मैं सिनेरियो देख रहा हूँ, उसमें आरबीआई की जो लिक्विडिटी सपोर्ट थी मार्केट को, एनबीएफसीज को, जिस तरीके का एनपीएज आ रहे हैं मार्केट में, जो कि इतने बुरे नहीं है जितना कि हमने सोचा था जब कोविड शुरू हुआ था, मुझे लगता है कि लिक्विडिटी काफी सफिशिएंट है। काफी एनबीएफसीज ने कोविड के पहले ही अपनी बैलेंस शीट्स काफी ठीक कर ली थी, और काफी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप देखें कि कोविड के बावजूद कॉर्पोरेट सेक्टर में रीस्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत कम ही कंपनी सामने आई हैं जी। तो कुल मिला के मुझे लगता है 0.5% कंपनीज भी नहीं आई हैं रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सामने, कोविड जैसी डिसरप्शन के बावजूद। इसका मतलब यही है कि कॉर्पोरेट सेक्टर जो इंडिया की है, वो उसने इतने झटके खाए थे जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन और एनबीएफसी क्राइसिस के बाद, कि काफी बैलेंस शीट जो है काफी ठीक ठाक हालत में थी प्री कोविड, और इस वजह से, एंड उसके बाद आरबीआई ने भी सपोर्ट किया, तो इस वजह से
मेरी जो फीलिंग है अभी बैलेंस शीट्स को देख के, और अब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही हैं, रियल एस्टेट डिमांड बढ़ गया है, तो जो दो सेक्टर जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में थी, रियल एस्टेट और कमोडिटी, दोनों में रिलीफ आया है। कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गई, स्टील प्राइसेस बढ़ गई, ऑल कंपनीज आर डूइंग वेल इफ यू सी द मेटल स्टॉक प्राइसेस। और दूसरा जो रियल एस्टेट डिमांड और जो रियल एस्टेट की जो क्लियरेंस हुई है, जिस तरीके की डिमांड सिग्निफिकेंटली बढ़ी है पिछले 3-6 महीने में, काफी डेवलपर्स जो कि सबसे बड़े प्रॉब्लम एरियाज थे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के और फॉर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इनकी जो है कैश फ्लोज इंप्रूव हुई है। सो मुझे लगता है कि अगर वन ऑफ केसेस इधर उधर कोई डिफॉल्ट या इस टाइप की सिचुएशन हो जाए तो हो जाए, बट सिस्टम लेवल पे तो मुझे लगता है कि 95% चांस की ऐसा कुछ सिस्टम लेवल पे नहीं होगा। राइट सर, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा सर कि अभी बजट आने वाला है, तो एज एन इन्वेस्टर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अभी बजट में, या इंडस्ट्री क्या एक्सपेक्ट कर रही है गवर्नमेंट से बजट में? इंडस्ट्री मतलब हमारी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, जी, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं है इस बार, क्योंकि ऑलरेडी काफी चेंजेस हो चुकी हैं कॉर्पोरेट टैक्स पे, इनकम टैक्स पे, कैपिटल गेन्स पे। इस टाइम मुझे लगता नहीं है कि कोई खास इंक्रीमेंटल चेंजेस होंगी तो होंगी, कोई बड़ा चेंज की तो उम्मीद नहीं है, या डिमांड भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। बट ओवरऑल बजट में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर, स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेंडिंग ऑन हाउसिंग, ये तीनों चीजों पे फोकस रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट इज आफ्टर द रिकवरी, गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट, जैसा कि मैंने बोला, हम लोग सब चाहते थे कि गवर्नमेंट एक्स्ट्रा स्पेंड करे ड्यूरिंग कोविड, बट अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा स्पेंड नहीं किया, क्योंकि अब जो है फिस्कल डेफिसिट का, अगर आप यूएस से कंपेयर करें या अदर कंट्री से कंपेयर करें, तो हमारी फिस्कल डेफिसिट इतनी बुरी नहीं लग रही है। तो गवर्नमेंट के पास थोड़ा स्पेस है स्पेंड करने का। मुझे ये भी लगता है कि गवर्नमेंट बजट में शायद पीएसयू रिफॉर्म्स, पीएसयू प्राइवेटाइजेशन की कोई बड़ी प्लान लेके आ सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, जो कि सारी की सारी गवर्नमेंट तो कर सकती नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट कुछ इनोवेटिव स्कीम्स या इनोवेटिव प्लान दे आर थिंकिंग अबाउट इट। So let us see. So this time, taxation or mutual fund industry point of view, not much expectation really. Right. Thank you, sir. Thank you so much for sharing such a valuable information with us. Thank you, Manish. Thank you. Thank you for your time and thank you for the opportunity. Thank you. So thank you so much, Rahul ji, for joining in and taking up this session today. और बहुत ही सारी नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आज हमें मिली, एंड आई एम श्योर हमारे पार्टनर्स को भी जो क्वेश्चंस उनके मन में थे वो सभी आंसर हो गए हैं अभी। थैंक यू। थैंक यू। गुड बाय। थैंक यू। गुड इवनिंग। थैंक यू। और हमारे सभी पार्टनर्स और पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन को ज्वाइन इन करने के लिए। आज का सेशन यहीं समाप्त होता है और इस सेशन की रिकॉर्डिंग आप सभी के साथ जल्द ही शेयर की जाएगी। धन्यवाद अपना कीमती समय हमें देने के लिए।